Hi everyone, welcome to the sociology class. So as you guys know that in this series we were doing Jamia Millia Islamia question papers. 2024 के लिए हम लोग ये प्लेलिस्ट को कर रहे थे और 2024 का पेपर जो है वो हो चुका है. सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ 2024 का पेपर फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया MA सोशोलॉजी. ठीक है. आई एम योर एजुकेटर भैरवी भारद्वाज. इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई टीच सोशोलॉजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. दिस इज द टेलीग्राम चैनल. आपको टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करना है बिकॉज PDF इस पेपर का आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा. ओके एक डिस्कशन ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. सो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं. 2023 तक का जो जामिया का पैटर्न था वो ये था कि सीधे सीधे 100 MCQs आते थे और उसमें कुछ निगेटिव मार्किंग भी होती थी. बट अब इन्होंने अपना जो पैटर्न है उसको चेंज कर दिया है, जो कि एक तरह से अच्छा है. क्यों, मैं वो अभी आपको बताऊंगी. देखो, पहले तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 50 MCQs रख दिए हैं. 50 MCQ 50 मार्क्स के. ठीक है. उसके बाद इन्होंने नया चीज जो ऐड किया है वो है 30 मार्क्स का सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव मतलब कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और कुछ वर्ड लिमिट दी जाएगी एंड आपको एक आंसर लिखना होगा उसका. ठीक है. 3 क्वेश्चन आए थे आज के पेपर में एंड उनमें से कोई 2 करने थे. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम द 3 क्वेश्चंस जो भी आपके पेपर में आएंगे. ओके. 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है. दैट मीन्स कि 30 मार्क्स का वेटेज है सब्जेक्टिव का. इसके अलावा 20 मार्क्स और हैं जो कि इंटरव्यू में आपको मिलेंगे. नाउ एज अ टीचर अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत अच्छा पैटर्न है, क्योंकि एक तरह से अच्छे से ये एक स्टूडेंट को टेस्ट कर लेंगे हर लेवल पे. MCQ लेवल पे भी, सब्जेक्टिव लेवल पे भी एंड इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी लेवल पे भी ये उसको जज कर लेंगे. तो CUET PG से अगर कंपेयर करो तो आई थिंक कि जामिया का जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा रहा है मेरे हिसाब से. क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप सोशोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको आंसर लिखना आना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ थ्योरी सब्जेक्ट. ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है, तो सिर्फ MCQs के बेसिस पे किसी को जज करना ऑफ देयर नॉलेज, आई डोंट थिंक इट इज़ अ राइट वे. सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ वेरी गुड पैटर्न. ठीक है. तो 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आप एडमिशन लेना चाहते हो 2025 में, तो आपको ये पैटर्न ध्यान में रखना है और आपको सब्जेक्टिव पार्ट की भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी है. अभी मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन बताऊंगी. मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चंस बताए हैं कौन से आए थे, और MCQs तो हम लोग आज सॉल्व करेंगे ही. तो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरह के 2024 में आए हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की थीम इन मिशेल फुको's राइटिंग. मिशेल फुको की राइटिंग में इसमें से कौन सी थीम है जो हमें देखने को नहीं मिलती है? द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपर्ट डिस्कोर्सेस, सोसाइटीज यूज ऑफ सर्विलेंस एंड डिसिप्लिन, द आर्कियोलॉजी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, या फिर द हाइपर रियलिटी ऑफ मीडिया इमेजरी. The correct answer is D, that is the hyper reality of media imagery, because ये जो है इसके बारे में बात करते हैं बॉड्रिलार्ड. ठीक है. बॉड्रिलार्ड के लिए आप हाइपर रियलिटी जो की टर्म है उसको याद कर लीजिए. ओके. Question number 2, very easy question. In random sampling method, the chances of every subject getting included in the sample is what? पूछ क्या रहा है? देखो, ये पूछ रहा है कि जितने भी हम लोग रैंडम सैम्पलिंग करके सैंपल बनाएंगे, उस सैंपल में क्या सबका चांस है सेलेक्ट होने का? राइट. एवरी सब्जेक्ट का चांस है कि नहीं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन. सेम, डिफरेंट, अनप्रिडिक्टेबल, रैंडम. सो यहाँ पर काफी लोग जो है वो रैंडम टिक कर देंगे क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग है, बट नो, द करेक्ट आंसर इज A, दैट इज सेम. यानी हर सब्जेक्ट का इक्वल चांस है. सेम से यहाँ पर मतलब क्या है? दैट इक्वल चांस. ओके. सो हो सकता है ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ हो. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. ये भी हो सकता है कि जामिया शायद रैंडम के साथ चला जाए, बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी A. ओके. Question number 3. Margaret Mead is the author of Sex and Temperament in Three Primitive Societies. Then Malinowski authored The Savage Mind, Strauss The Elementary Forms of Religious Life, and Radcliffe Brown The Andaman Islanders. Now ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं. स्टेटमेंट्स क्या है? ये बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन है. सो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है ऑल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ या ओनली फर्स्ट. सो यहाँ पर देखो,
मेलिनोस्की की बुक नहीं है सेवेज माइंड, स्ट्रॉस की बुक है, तो ये वाला तो गलत हो गया, ठीक है, सेकंड वाला गलत हो गया। और एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ जो है वो है दरखाइम की, ये तो सबको पता ही होगा आई थिंक, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर मैक्स वेबर मॉडर्निटी मेंट द राइज ऑफ डैश, फॉर कार्ल मार्क्स मॉडर्निटी मेंट डैश, कैपिटलिज्म, अनोमी, रैशनैलिटी कैपिटलिज्म, ट्रेडिशन, सेल्फ इंटरेस्ट, स्पेशलाइजेशन या फिर जेसलशाफ्ट। नाउ आई डोंट नो आपको ये पता है कि नहीं, बट द करेक्ट आंसर इज बी। मैक्स वेबर टॉक्स अबाउट रैशनैलिटी एंड ही सेड दैट मॉडर्निटी जो है वो रैशनैलिटी के बढ़ने से होता है, एंड कार्ल मार्क्स तो सबको ही पता है कि कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एक आर्टिकल है कैन द सबल्टर्न स्पीक, ये किसका है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार बहुत एग्जाम्स में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं इस क्वेश्चन को भी कहूंगी कि ये इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर वाज ए, दैट इज गायत्री स्पिवाक। ओके, ये बहुत फेमस है और बहुत जगह ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू एमाइल दरखाइम द नेचर ऑफ मॉडर्न लॉ इज व्हाट, रिप्रेसिव, नॉर्मेटिव, रेस्टिट्यूटिव, फॉर्मल। सी मॉडर्न लॉ की अगर हम बात करें तो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज रेस्टिट्यूटिव। नाउ मॉडर्न लॉ में क्या होता है कि आज के टाइम में जो लॉ हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज कि अगर आपने कोई डेविएंट एक्टिविटी या आपने कोई क्राइम कर दिया लेट्स से, तो उस क्राइम के लिए आपको पनिशमेंट वैसे ही मिलेगी जैसा आपने क्राइम किया होगा, राइट। जैसे अगर आप किसी का मर्डर कर देते हो तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो अलग है, और अगर आप ऐसे ही किसी का लेट्स से आपने किसी का पैसे चुरा लिए या आपने किसी का पेन चुरा लिया, तो उस तरह की उसमें जो आपको पनिशमेंट मिलेगी, उसमें जो लॉज होंगे वो अलग होंगे, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू पनिशमेंट, सॉरी अकॉर्डिंग टू योर एक्शन होता है, अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ क्राइम यू विल डू। रेस्टिट्यूटिव में वैसा होता है। रिप्रेसिव में क्या होता है कि एकदम जैसे पहले होता था ना, राजा लोग क्या करते थे कि थोड़ी सी भी गलती हो गई तो उसके हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, राइट। बहुत ही ज्यादा क्रूअल होता है रिप्रेसिव, और रिप्रेसिव होता था प्री मॉडर्न सोसाइटीज में। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज ग्रैंड नैरेटिव्स। तो ग्रैंड नैरेटिव्स के बारे में भी मैंने बताया था, काफ़ी क्वेश्चंस जो है मैंने देखा पूरे पेपर में वो PYQ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। अगर आपने PYQs को अच्छे से किया होगा, सारे ऑप्शंस को भी थोड़ा सा रिसर्च किया होगा, तो आपका एग्जाम आई होप अच्छा हुआ होगा। नाउ ग्रैंड नैरेटिव्स की बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट। ये मैंने बहुत बार बताया है, ग्रैंड थ्योरीज एंड ऑल, बट एक चीज आपको और याद रखनी है कि ग्रैंड नैरेटिव जो कीवर्ड है इसको कॉइन किया था लियोटार्ड ने, ठीक है। तो ये नाम भी आप याद कर सकते हो फॉर 2025 एग्जाम, ठीक है। और ग्रैंड नैरेटिव्स में क्या होता है, इट इज नथिंग बट कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, which three type of cultures succeeding each other have been analyzed by P.A. Sorokin in his cyclical theory of social change। ये जो सोशल चेंज की थ्योरी है सोरोकिन की, उसमें ये किस चेंज की बात कर रहे होते हैं? वेरी इजी, इस पे भी हम बात कर चुके हैं। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज आइडिएशनल, आइडियलिस्ट एंड सेंसेट। क्वेश्चन नंबर 9, empirical research means what? Putting sociological imagination into fact, building a research empire, collecting observable data, या फिर practical social work। So the correct answer is C, that is collecting observable data। Now we know that empirical research is based on observation, ठीक है, तो इसको याद रखना आप लोग, it is based on observation, ठीक है। जब हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इसको समझेंगे, अभी के लिए बस इतना ही याद रखो। क्वेश्चन नंबर 10, what is the term for the value that occur most often in a series of number? The mode, median, mean। Now statistics पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है सेंट्रल टेंडेंसी वाला, जहाँ पर मैंने मोड, मीडियन, मीन सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो भी देखा होगा या आपने PYQ भी किए होंगे तो भी आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी है। मोड है ऐसा जो नंबर सीरीज में बहुत बार आता है, बार बार रिपीट होता है, राइट। Question number 11, which according to Robert Redfield is not a characteristic of little community। इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी है लिटिल कम्युनिटी की, इनमें से कौन सी है जो नहीं है? डिस्टिंक्टिवनेस, होमोजेनिटी,
लोकेशन या फिर सेल्फ सफिशिएंसी। सो द करेक्ट आंसर इज सी, लोकेशन की बात इन्होंने नहीं की है, इसकी जगह इन्होंने बोला है स्मॉलनेस। ओके, सो अगर नहीं पता था तो ये चारों याद रखो फॉर योर 2025 एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म्स लैंग एंड पैरोल आर एसोसिएटेड विद लेवी-स्ट्रॉस, फर्डिनेंड सॉसर, पियर बोर्ड्यू या फिर एमाइल डर्कहाइम। द करेक्ट आंसर हेयर इज बी, दैट इज सॉसर, एंड ये वही सॉसर हैं जो बात करते हैं सेमियोटिक्स की। ओके, question number 13, when the performer of a role adopts a subjective detachment from the role, it is called what? अगर जो परफॉर्मर है वो रोल से थोड़े टाइम के लिए डिटैचमेंट ले ले या फिर डिटैच्ड हो जाए, थोड़ी देर के लिए उस रोल से बाहर आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल टेकिंग, रोल डिस्टेंस या फिर रोल इनकैपेबिलिटी। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज रोल डिस्टेंस, एंड इसके बारे में बात करते हैं और इसको कॉइन किया है गॉफमैन ने। प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, गॉफमैन हु टॉक्स अबाउट ड्रामाटर्जिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है, और इनकी एक फेमस बुक भी है। इफ यू नो द बुक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, हु यूजेस द फ्रेज नेसेसरी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। नाउ ये पढ़ने के बाद ही आपको बस टिक कर देना था, इट इज अ की वर्ड ऑफ Radcliffe Brown. Okay, Radcliffe Brown talks about this. So I hope ये भी आपका सही हुआ होगा, क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन नंबर 15, who gave mechanical and statistical model in his kinship structure? किसने किनशिप स्ट्रक्चर में मैकेनिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल की बात की है? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज लेवी-स्ट्रॉस। Question number 16, the principle that it is functionally necessary for power to come eventually into the hands of a small group of people. इसके बारे में भी हमने PYQ में बात की है, फेसिज्म या फैसिज्म, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की या फिर सर्कुलेशन ऑफ एलीट डेमोक्रेसी। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल होता है जिसमें पावर जो है वो स्मॉल ग्रुप के पास भी जाती है, या जरूरी है ऐसा होना? What would be the correct answer? The correct answer is B, that is iron law of oligarchy या oligarchy। और एक चीज याद रखना कि इसके बारे में बात की है रॉबर्ट मिशेल ने। ठीक है, इनकी बुक में जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। Political parties. Okay, so you can remember the name and the book as well for 2021 पेपर। जो नेक्स्ट ईयर पेपर देने का सोच रहे हैं, ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उनके लिए है। क्वेश्चन नंबर 17, अगेन इजी क्वेश्चन, जनरलाइज्ड अदर किसने इंट्रोड्यूस किया है? मीड, ब्लूमर, गॉफमैन, परेटो। वी ऑल नो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज GH मीड। नाउ ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी BA लेवल क्वेश्चन। अगर आपने BA अच्छे से अपना किया है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए एक केक वॉक जैसे होंगे, राइट? हर्बर्ट स्पेंसर डिस्टिंक्शन बिटवीन मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज बेस्ड ऑन। Now this question is also easy. The correct answer is C, that is compulsory and voluntary cooperation. Okay, and compulsory जो होता है वो militant होता है, and voluntary जो होता है वो industrial होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोहिबिशन ऑफ सगोत्र मैरिज, एकदम एग्जैक्ट PYQ भी है, और कल हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पेपर सॉल्व किया था वहां पर भी हमने इस क्वेश्चन को बताया था। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज इंसेस्ट टैबू। सगोत्र मैरिज मीन्स सेम गोत्र मैरिज, और हिंदूज में सेम गोत्र में शादी करना अलाउड बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, हु टर्म्ड करिकुलम एज ऑक्यूपेशन। ना इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी बिटवीन A एंड C, एंड मैंने इसे काफ़ी जब सर्च किया देन आई केम टू नो दैट द करेक्ट आंसर इज A। पिछले जो PYQs मैंने करवाए थे उसमें आई डोंट रिमेंबर मैंने क्या टिक किया था, बट अभी के लिए आई थिंक वहाँ पे भी शायद जॉन डुई ही करा था। तो याद रखो, ऑक्यूपेशन, करिकुलम को ऑक्यूपेशन बुलाया था जॉन डुई ने अपनी थ्योरी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स? Article 342, 43, 44 and 45. The correct answer is A, that is Article 342. Okay. Question number 22. Levirate means what? A man marrying his wife's sister while the wife is still alive. A man marrying his wife's sister after the death of his wife.
अ वुमन मैरिंग हर हस्बैंड्स ब्रदर while the husband is still alive, या फिर a woman marrying her husband's brother after the death of her husband. So the correct answer is D. Levirate का मतलब होता है a woman marrying her husband's brother after the death of her husband. ठीक है, जब जो वुमेन होती है वो अपने हस्बैंड जिनकी डेथ हो गई उनके भाई से जब शादी कर लेती है, दैट इज द लेविरेट. ओके, और एक और होता है सोरोरेट. तो सोरोरेट इसमें अगर दिया है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, या चलो मैं खुद ही बता देती हूँ. दैट अ मैन मैरिंग हिज वाइफ सिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ. सो दिस इज कॉल्ड सोरोरेट. ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आता है. क्वेश्चन नंबर 23, एथनोसेंट्रिज्म रिफर्स टू व्हाट? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एटीट्यूड दैट वंस ओन कल्चर और ग्रुप इज सुपीरियर. जब हम ये सोचते हैं कि हमारा कल्चर ही सुपीरियर है दूसरों से, देन इट इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिज्म. ओके, क्वेश्चन नंबर 24, ग्लास सीलिंग जो है वो किस में हम लोग यूज करते हैं? क्रिमिनोलॉजी, डेवलपमेंट स्टडीज, जेंडर स्टडीज या अर्बन स्टडीज? प्लीज रिमेंबर द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज वी स्टडी दिस टॉपिक इन जेंडर स्टडीज. ठीक है, और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जेंडर स्टडीज का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉइन किसने किया था? तो उनका नाम है मैरी लिन लोडेन. मैं यहाँ लिख देती हूँ. Okay, so please remember this name. Question number 25. Embourgeoisment means what? The process of incorporation of elements of the working class into the bourgeois. Now, embourgeoisment क्या होता है? Embourgeoisment is nothing but the process of becoming a bourgeois. जब एक working class bourgeois बनने लगता है, that is embourgeoisment. Okay, please remember this. Question number 26. Who is associated with the concept of accumulation of disposition? Now ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ हो सकता है क्योंकि ये पहले नहीं आया. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज डेविड हार्वे. एंड ये क्वेश्चन आया है बट नेट के एग्जाम में आया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय एम एन श्रीनिवास? इसमें से कौन सी बुक है जो एम एन श्रीनिवास ने नहीं लिखी है? नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता था बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नो. मैंने एक बार टेलीग्राम पे CUET PG के टाइम पे ये चीज बताई भी थी, दैट इंडियन विलेज इज अ बुक बाय SC दुबे. ठीक है, एंड एम एन श्रीनिवास की जो बुक है उसका नाम है इंडियाज विलेज. Question number 28. Herbert Spencer classified the society into 4 classes, 8 classes, 2 classes, 3 classes. अभी हम लोगों ने देखा था और दोनों के नाम भी मैंने बताए थे, क्वेश्चन में ही था. The correct answer is 2 classes, that is militant society and industrial society. Okay. Question number 29. Coed refers to what? So coed, technonomy ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ. The correct answer is C. हस्बैंड लीडिंग द लाइफ ऑफ एन इनवैलिड ड्यूरिंग द पोस्ट डिलीवरी पीरियड ऑफ हिज वाइफ. मतलब वाइफ जैसा जैसा फील कर रही होती है, हस्बैंड भी उसी की कॉपी करता है, उसी की जैसी लाइफ वो जीता है, लिव करता है. ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं कोविड. क्वेश्चन नंबर 30. मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग आइडियल टाइप क्या है? The correct answer is D, that is conceptual or analytical tool to understand social phenomena. कितनी बार ये स्टेटमेंट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ चैनल पे. Question number 31. The terms class in itself and class for itself formally designate. Now, different stages of societal evolution, an objective and subjective position on class respectively, forms of क्लास स्ट्रगल या फिर द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म. नाउ देखो, B और C तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा. A और C में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन शायद रहा होगा जिन्होंने पढ़ा है कार्ल मार्क्स को अच्छे से. आई एम गोइंग विथ C बिकॉज ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं ये हम लोग क्लास स्ट्रगल में ही पढ़ते हैं. राइट, क्लास इन इटसेल्फ क्या होता है और क्लास फॉर इटसेल्फ क्या होता है ये मैं ऑलरेडी PYQs में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जहाँ तक मुझे याद है. ठीक है, तो आई एम गोइंग विद ऑप्शन C. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट डू यू थिंक एंड आपने एग्जाम में क्या टिक किया है. हम लोग देखेंगे अभी जामिया की जब आंसर की आएगी तो प्लीज़ मुझे सेंड कर देना, तो वहाँ पर देखेंगे कि जामिया ने क्या सेलेक्ट किया है. ठीक है, अभी एज फार एज आई नो आई एम गोइंग विद C बिकॉज दीज बोथ टॉपिक्स वी स्टडी अंडर क्लास स्ट्रगल ओनली. ओके,
Question number 32, Erving Goffman is famous for equating social life with theater, anomy, misery या mirror. This is also a very basic and easy question. थिएटर के बारे में बात करते हैं एरविंग गॉफमैन, और याद रखना इनका ड्रामाटर्जिकल पर्सपेक्टिव है, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस. Question number 33, snowballing is an example of probability, non-probability, cluster, all of the above. इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले भी बोला है इट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और मैंने लास्ट क्लास जो है वो सैम्पलिंग पे ही ली थी. लास्ट में मैंने उसमें एक चार्ट ऐड कर दिया था, तो अगर वो देखा था तो आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया होगा. नाउ इसमें से कौन सा है जो ग्रामशी से एसोसिएटेड नहीं है? प्रिजन नोटबुक, कल्चरल हेजेमनी, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स या फिर एजाइलम्स. सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज एजाइलम. एजाइलम की बात नहीं करते हैं एंटोनियो ग्रामशी. ओके. क्वेश्चन नंबर 35, मिडिल रेंज थ्योरी, वेरी इजी क्वेश्चन. जामिया ने खुद ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज आर के मर्टन. रॉबर्ट के मर्टन टॉक्स अबाउट मिडिल रेंज थ्योरीज. क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी. ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में पहले पूछा गया है. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कल्चरल डाइवर्सिटी. कम्युनिटी में हम लोग बहुत ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं देखते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 37, दो मेथड कौन से हैं जो एसोसिएटेड हैं मिशेल फुको से? वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर सी, दैट इज आर्कियोलॉजी एंड जेनियोलॉजी. ना ये क्या होते हैं ये मैं यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज टाइम इज लेस. मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगी थिंकर वाले में, वहां हम लोग पढ़ेंगे इसे. क्वेश्चन नंबर 38, इन एन इंडियन फैमिली द पेरेंट्स प्रिपेयर देयर डॉटर्स टू बी अ गुड वाइफ, daughter in her in-laws home. This is an example of what? Adult socialization, socialization, re-socialization, anticipatory socialization. The correct answer is C, that is re-socialization. Now यहाँ पर एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन और री-सोशलाइजेशन में हमेशा कंफ्यूजन होता है, बट यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्योंकि ओल्ड रूल्स जो हैं, ओल्ड नॉर्म्स जो हैं, वो रिप्लेस हो रहे हैं न्यू से. ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है. हमेशा जब भी कभी ओल्ड रूल्स या फिर नॉर्म्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू, उस केस में हो जाएगा रीसोशलाइजेशन. ठीक है. एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कब होता है? जब हमें पता होता है कि हमें एक ग्रुप का मेंबर बनना है, फ्यूचर में वो इवेंट होना है, और हम अभी से अपने आप को चेंज कर रहे हैं उस एक थिंग के लिए, एक चीज के लिए. जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट का मैं यहाँ पर एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ, राइट. एक आईएएस बनने से पहले आपको एक आईएएस जैसा सोचना पड़ेगा, आईएएस जैसी लाइफस्टाइल आपको बनानी पड़ेगी, राइट. आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा. तो ये सब क्या है? ये सब एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का पार्ट है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 39, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट हैड डिक्लेयर्ड पॉलीगैमी अमंग हिंदूज टू बी इलीगल. कौन से इसमें से एक्ट में जो पॉलीगैमी है उसको इलीगल बोला गया है? ठीक है, हिंदूज में. सो हिंदूज की बात हो रही है तो हिंदू एक्ट होगा, जाहिर सी बात है. द करेक्ट आंसर इज बी. प्लीज रिमेंबर, हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955, उसमें ये चीज बोली गई है दैट पॉलीगैमी जो है वो इलीगल है हिंदूज में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 40, who argues that families are factories which produce human personalities. Now this question is also net PYQ, net में ये क्वेश्चन आया हुआ है. The correct answer is A, that is Talcott Parson. Talcott Parson का कहना था that families जो है वो factories हैं और वो human personality को बनाती है. ठीक है. Question number 41, which one of the following does consist of the constituents of self according to Mead? The correct answer is C, दैट इज आई एंड मी. मीट के हिसाब से सेल्फ जो है उसमें आई एंड मी आता है. आई एंड मी मिलके सेल्फ को बनाते हैं. ठीक है. आई होप आपको ये सब बेसिक्स पता होगा. ये सब बीए लेवल के क्वेश्चंस हैं. कोई भी इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन अभी तक मुझे तो नहीं मिला है. व्हाट कॉन्सेप्ट डिड एमाइल दरखाइम इंट्रोड्यूस टू एक्सप्लेन सॉलिडारिटी? अब यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है आंसर तो भी देखो, अनोमी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. एवरीबडी नोज अनोमी का मतलब होता है नॉर्मलेसनेस, राइट.
इसके बाद सोशल डार्विनिज्म मैंने कल ही बताया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पेपर में, दैट इट इज एसोसिएटेड विथ स्पेंसर, राइट। एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म तो यहाँ पर होगा ही नहीं। सो सॉलिडारिटी को इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बी दैट इज कलेक्टिव कॉन्साइंस बोला था, या फिर कॉन्शियसनेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, हु among the following introduced the distinction between participant and non-participant observation? So the correct answer for this is A, Edward Lindemann। एंड ये भी क्वेश्चन भी मैंने कहीं ना कहीं सॉल्व किया है, पता नहीं कौन से पेपर में, बट इस चैनल पे मैंने सॉल्व किया है, इतना मुझे याद है। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? वेरी इजी क्वेश्चन, दिख ही रहा है सामने ही। टेलकर पार्सन डजंट टॉक अबाउट पॉजिटिविज्म, इन्होंने बात नहीं करी है इसकी। पॉजिटिविज्म के बारे में बात करते हैं ऑगस्ट को, राइट। बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं। आर.के. मर्टन ने रेफरेंस ग्रुप पे बात की है, उसको डेवलप किया है, बट इसको कॉइन किया है हाइमन ने, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, कभी भी ऑप्शन में आएगा तो मर्टन मत टिक करना। क्वेश्चन नंबर 45, विच टर्म रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग कल्चरल एलिमेंट्स फ्रॉम अनदर कल्चर? दूसरे कल्चर से जब हम चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन, एकल्चरेशन, एनकल्चरेशन, या फिर एक्विजिशन? नाउ द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज एकल्चरेशन। एंड प्लीज रिमेंबर दैट सोशलाइजेशन इज सेम लाइक एनकल्चरेशन, दोनों जो हैं वो सेम ही होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, वेरी इजी क्वेश्चन, सिबलिंग रिलेटेड थ्रू ब्लड, कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है? द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज कॉन्जेंग्यूनस। एंड एफिनल में क्या होता है कि मैरिज होता है बेसिस, ठीक है, रिलेटेड बाय मैरिज। क्वेश्चन नंबर 47, सोशली डिफाइंड पोजीशन इन अ ग्रुप, डेविएंस, इंटरैक्शन, स्टेटस, रोल। द करेक्ट आंसर इज सी दैट इज स्टेटस। हमेशा याद रखना दैट स्टेटस इज योर पोजिशनल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। आपका क्या पोजीशन है सोसाइटी में, दैट इज योर स्टेटस। एंड एक स्टेटस में आते हैं बहुत सारे रोल, जैसे एज अ एजुकेटर मेरे क्या रोल है, तो वो मेरे रोल हो जाएंगे एज अ एजुकेटर। एज अ डॉटर मेरे क्या रोल है, एज अ फ्रेंड मेरे क्या रोल है, राइट। तो ये सब बातें हम पहले भी कर चुके हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 48, इंडोलॉजी एज एन अप्रोच टू अंडरस्टैंड इंडियन रियलिटी गिव्स एम्फेसिस ऑन डोमिनेंट व्यू, बुक व्यू, रैडिकल व्यू, सबअर्टन व्यू। द करेक्ट आंसर इज बी। याद रखना इंडोलॉजी में ज़्यादातर जो फोकस होता है वो होता है टेक्स्ट में, एंड इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं घूरे, जिन्होंने बुक व्यू को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, राइट, ठीक है। और इसके अपोजिट जो है वो श्रीनिवास हैं, जिन्होंने फील्ड व्यू को ज़्यादा सपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 49, नाउ कल ही मैंने ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। थ्योरी ऑफ नॉलेज होती है एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी को भी मैंने बताया था, दैट इज स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, राइट। पॉजिटिविज्म में क्या होता है, इट इज लाइक साइंटिफिक, यू कैन से साइंटिफिक पर्सपेक्टिव लिख लो, ठीक है। साइंस पे ज़्यादा फोकस होता है, दैट इज पॉजिटिविज्म, एंड ऑगस्ट कूंत ने इसको कॉइन किया है। क्वेश्चन नंबर 50, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी, बहुत बार ये रिपीट हुआ है। वन इज नॉट बॉर्न वुमेन बट रैदर बिकम्स वुमेन। द करेक्ट आंसर इज सी दैट इज साइमन दे beauvoir। सो गाइस 50 क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे। एंड आई होप अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, अगर आपने मेरे चैनल का कंटेंट देखा है अच्छे से, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी थे, और इसमें से ज़्यादातर जो थे वो PYQ बेस्ड ही थे, राइट। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, आई होप आप लोग इसमें अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। 50 में से आई एम एक्सपेक्टिंग दैट 45 प्लस अच्छे स्टूडेंट्स के मार्क्स तो जाएंगे, बट आई थिंक एवरेज भी जाएगा अगर, तो आई थिंक कि 40 से कम तो नहीं आए होंगे किसी के, क्योंकि पेपर काफ़ी ईजी है, क्वेश्चंस काफ़ी ईजी है ना। यहाँ पर ये जो 30 मार्क्स का इन्होंने कर दिया, यहाँ पर आके सब लोग फंस गए, क्योंकि कई लोगों ने मुझे मैसेज किया और मुझसे बोला कि मैम आंसर लिखने की प्रैक्टिस नहीं थी, तो इसलिए सब गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन आया था कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड किनशिप। नाउ बड़ा लिखना था क्वेश्चन आपको, आंसर के लिमिट इसमें देखो लिखे हैं स्टूडेंट ने, दैट 1200 से 1500 यानी 1200 to 1500 की लिमिट थी, वर्ड लिमिट।
तो अब आप कैसे लिख सकते थे, आप इसमें फैमिली क्या होता है, फैमिली के फंक्शंस क्या होते हैं, किनशिप क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, बहुत कुछ आप इसमें डिफाइन कर सकते थे। कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ लिया है। और हाँ, सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग सकता है कि क्या लिखें इसमें, क्योंकि जेंडर्ड स्ट्रैटिफिकेशन आई डोंट थिंक आप लोगों ने इतना रीड किया होगा, बट डेटा रिसर्च ऑब्जर्वेशन या फिर फैमिली किनशिप ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से किया होगा। ठीक है, so that's it for today guys. I hope you like today's video. Let me know in the comment section कि जामिया वालों आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं जिन्होंने पेपर दिया है, so that मुझे इस वीडियो में ही आइडिया रहे कि 2024 में किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं एटलीस्ट यही बता दो। ठीक है, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर जामिया मिलिया इस्लामिया पेपर या नेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सोशोलॉजी से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस साल इसमें काफ़ी कंटेंट आने वाला है। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना जिस तरह से मैंने मैनेज कर रखा है। और मैं ये जो प्लीज़ सब्सक्राइब कहती हूँ ना, तो मैं अब ये कहूँगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ही आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, यू कैन डू अनसब्सक्राइब। मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी कि आके भाई ज़बरदस्ती मेरी क्लासेस लो, नो। अगर आपको मेरे कंटेंट से हेल्प हो रहा है तभी मुझे सब्सक्राइब करो, तभी मेरा कंटेंट देखो। ओके, एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चंस शेयर करती हूँ, यहाँ पर मैं पीडीएफ्स देती हूँ। तो एग्ज़ाम के लिए आपकी इम्पॉर्टेंट है कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, और ये है मेरा पर्सनल टेलीग्राम। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी पेपर है आपके पास, क्वेश्चन पेपर एंड आप चाहते हो मैं उसे सॉल्व करूँ, तो आप मुझे यहाँ पर सेंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग, एंड मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना जामिया वालों के कितने मार्क्स आए हैं भाई 50 में से। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स।